हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो एक चीज चल रही है आजकल की एएफएम का जी, नया मॉड्यूल आ गया, उसमें नया टॉपिक है। दिक्कत आ रही है उसमें। ये देखो, दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नया टॉपिक है वो चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया है, एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट का। अगर आपने बिजनेस वैल्यूएशन काफी अच्छा किया हुआ है कि इससे रेशियो के साथ कनेक्ट करके फंडिंग कितनी उठानी है, तो ऐसे क्वेश्चन उसमें भी होते हैं। बट अगर नहीं किया हुआ, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सरप्राइज पैकेज जो हो। तो हमने ये सोचा कि इस वीडियो के थ्रू ना उसको पूरा एन अच्छे से समझा देते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट ने फॉर्मूले वगैरह बनाए हैं या कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बनाई है, सब आप अच्छे से देख लें। हाँ, क्वेश्चन अब ऑफिशियली मॉड्यूल में है, तो भी आने के चांस काफी अच्छे खासे। तो पहले इसको देखते हैं बेटा। तो ये फाइनेंशियल पॉलिसी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का जो चैप्टर है, थ्रेटिकल चैप्टर है जिस तरह शुरू वाला, उसमें आपको जी एंड की तरफ ये मिलेगा। तो थोड़ा आगे आगे आप आओ। मॉड्यूल साथ रखें बेटा जी। ये आ गया जी, दर्शन हो गए। यहाँ लिखो एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, ईएफआर बच्चे जैसे इसे कह रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने अपने तरीके से समझाया है इसको कि भाई ये क्या चीज़ है। फिर इसकी एक एनालिटिकल अप्रोच दे रखी है, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी दी हुई है, जो फॉर्मूला काफ़ी इजी है, बिना कोई मैथमेटिकल एडवांस डेरिवेशन के ये फॉर्मूला हो जाएगा। आज की क्लास में अभी हम समझेंगे। फिर इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन आप कह सकते हैं दिया हुआ है। मैंने इस पे एक पीडीएफ बना दी है भाई। जो भी इस पीडीएफ को चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए, तो उसके लिए वो जीएससी अभी के लिए सीए फाइनल टेस्ट सीरीज जो टेलीग्राम चैनल है, उधर आप डाउनलोड करें। बाकी आगे एएफएम का हम एक्सक्लूसिव चैनल भी ला रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी आप इधर ही आ जाओ बेटा जी, यहाँ आपको ना ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इंस्टीट्यूट ने जो लिखा हो उसी को देख के हमने बनाया, बट थोड़ा सिंप्लीफाई किया। आइए जी, मीनिंग ऑफ ईएफआर समझते हैं। एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट, नाम वैसे खुद ही बयान करता अपने आप को कि भाई बाहर से कितना पैसा लाना है। बात तो यही है, एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द एडिशनल कैपिटल द कंपनी नीड टू फाइनेंस इट्स प्रोजेक्टेड ग्रोथ। मतलब जो ग्रोथ पाथ पे कंपनी होती है, उसे एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ईएफआर का कॉन्सेप्ट ये बताएगा कि भाई अगर आप ये ग्रोइंग कंपनी हो, आपको सेल्स बढ़ाना है, उसके लिए एसेट्स की डिप्लॉयमेंट करनी है, अब उसमें कितना पैसा बाहर से लाना है, ये ईएफआर बताएगा। दोबारा समझे। EFR refers to the additional capital that the company need to finance its growth beyond what can be internally through retained earnings or existing sources। हम फंड फॉर एक्सपेंशन निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि भाई हमारे पास इतना तो रिटेन्ड अर्निंग्स ही है, तो बाकी का जो पैसा है वो बाहर से आएगा। ये ईएफआर बताता है। ऐसी बातें अगर आप इंटर में भी एफएम वगैरह हमारे से पढ़े हो, तो बहुत बार हमने एग्जांपल दिए हैं कि जब कंपनियों की मैनेजमेंट सोशल मीडिया पे प्रेस रिलीज वगैरह या वैसे कुछ इंटरव्यूज देते हैं ये बिजनेस चैनल्स को, तो वहाँ कई बार पूछा जाता है सवाल कि भाई आप एक्सपेंशन के लिए कह रहे हैं कि भाई 3,000 करोड़ रिक्वायर्ड है, तो ये आएगा कैसे। तो पहले वो इशारा इसकी तरफ करते हैं कि इंटरनली जनरेटेड इतना, बाकी बाहर से ले आएंगे। बट ये उसको करने का थोड़ा सिस्टमेटिक तरीका है जो आज आप सीख रहे हैं। It rises when a business want to expand but does not have enough internal funds to support the required growth in assets। देखिए, अगर आप कुछ ऐसी एक्सपेंशन कर रहे हैं जिसमें आपको 500 करोड़ चाहिए और आपके रिजर्व्स 1200 करोड़ के पड़े हैं, अंडर यूटिलाइज या अनयूटिलाइज्ड, फिर तो ईएफआर आपके लिए नहीं है। तो आपके पास तो पहले ही पैसा बहुत सफिशिएंट है। ईएफआर वही जानने की कोशिश करेगा जिसके पास इनफ इंटरनल फंड्स नहीं है। अब ईएफआर का जो कंसेप्चुअल अप्रोच है, उसकी तरफ चलें। To compute EFR, we analyze how asset, liability and equity change in response to the sale growth। कहता हमें ये पता करना होगा कि एसेट्स में क्या बदलाव आएगा, लाइबिलिटीज में क्या आएगा, और इंटरनल इक्विटी वगैरह हमारे पास कितनी रहेगी। तो ईएफआर का सिंपल मतलब होता है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी माइनस इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। सर, नॉर्मल है ये मान के चलना है कि अगर मेरी सेल्स मैंने 20% बढ़ानी है, तो मेरे को भाई एसेट्स भी 20% बढ़ाने होंगे। इस पे बेस्ड है ये। तो इंक्रीज इन एसेट का मतलब समझे, एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट सेल ग्रोथ। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि भाई सेल्स 20% बढ़ रही हैं, एसेट अभी हमारे 10,000 हैं, तो अगर भाई 20% इन्हें भी बढ़ाना है तो यहाँ 2,000 आ जाएगा। तो बंदा कहेगा सर ये फिर ईएफआर ही हुआ। नहीं नहीं, इतनी जल्दी बाहर कटोरा लेके ना जाए ईएफआर ढूंढने। अभी इंक्रीज इन एसेट तक की पहुंचे हैं आप। एसेट मेरे पहले 10,000 है, सेल 20% बढ़नी है, मैंने उसको सारे एसेट्स मान लिया कि प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे, तो इंक्रीज इन एसेट आ गया, ईएफआर नहीं आया।
इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बेटा ये इंटर में जो डब्ल्यूसी मैनेजमेंट आप पढ़ते थे, आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ एमसीक्यू वाला कल्चर आ चुका है, तो स्पॉन्टेनियस मोड ऑफ फाइनेंस में आता था कि भाई देखो कुछ तो ऐसा क्रेडिट होता है जो अपने आप ही मिल जाता है, मतलब ट्रेड पेबल्स वगैरह। कहता है इंक्रीज इन लाइबिलिटी में सारी लाइबिलिटी नहीं लेनी। देखो हमने कहा कि एसेट्स को 20% बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि कितना का ये 2000 करोड़ अपने आप ही आ जाएगा, मतलब कि जब एसेट्स बढ़ेंगे उनमें करंट एसेट भी बढ़ेगा, करंट एसेट के कारण आपकी जी ट्रेड पेबल भी बढ़ेगी, मतलब आप ज्यादा उधार पे खरीदोगे तो कुछ तो क्रेडिट अपने आप ही आ जाएगा ना। तो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का मतलब है ट्रेड पेबल एक्रूड एक्सपेंसेस। इसका मतलब कि अगर आपके ट्रेड पेबल मान लीजिए पहले 3000 हैं, तो 20% तो वो बढ़ गए, तो भाई यहाँ से 600 तो यहाँ से आ गया, तो अब 1400 बचे। दोबारा समझें, टोटल एसेट्स, मेरे पास सारे एग्जांपल पड़े हैं, मैं पर थ्योरी प्लेन नहीं पढ़ाना चाहता, तो बने रहे। टोटल एसेट 10,000, उन्हें 20% बढ़ाना है, 2000 चाहिए। पर साथ में कुछ ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, जैसे आप बड़ी सेल्स करने के लिए ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा उधार, तो वो हमारा क्रेडिटर पहले 3000 होता था, अब 20% वो भी बढ़ गया, तो अब तो ये गैप सर 2000 में से 600 माइनस करके 14 का ही रह गया। कुछ सर आपके इंटरनल एक्रूवल्स भी होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, वो जितना आप इन्वेस्ट करोगे वो भी माइनस कर देना 1400 में से। मान लो रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल एज 120, तो रेस्ट 1280 इज योर ईएफआर। अब वो कहता है जी इफ रिक्वायर्ड एसेट ग्रोथ इज नॉट फुली मेट बाय इंक्रीज इन लाइबिलिटी, मतलब ये दोनों सेट ऑफ नहीं हो रहे, ना ही रिटेन्ड अर्निंग से ये चीज खत्म हो रही है, तो कहता है ये आपकी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायर्ड है, जिसको आप डेट इक्विटी के जरिए ला सकते हैं, मतलब फ्रेश इक्विटी इशू कर दें या उधार ले लें। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई, इसको आप बाकी आईसीआई से वहां से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लें, चीजें यही हैं, बट थोड़ा ये टिपिकल कर दिया गया है, लुक ये नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम चलेगा। अब इसको हम जितना का आपसे किए हैं दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि देख लें, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, सारी नहीं, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप बढ़ती हैं, ट्रेड पेबल जैसे, इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग। अब अगर इसे कैलकुलेट करना हो, एनालिटिकल अप्रोच, देखिए भाई ध्यान दें यहाँ आईसीआई ने क्या कहा है, एक तो एनालिटिकल अप्रोच है, एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, क्वेश्चन भी करेंगे, पर पहले कॉन्सेप्ट। Analytical approach involves examining each balance sheet item in relation to the sale growth। कहते हैं जी बैलेंस शीट की हर चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए कि सेल बढ़ने के साथ ये कितनी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन करते हुए चलो हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि अगर टोटल एसेट ही 20% बढ़ेंगे अगर सेल 20% बढ़ रही है, और अच्छे क्वेश्चन में चीजें अलग हो सकती हैं, ध्यान से। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई सेल ग्रोथ, डिटरमिन द एक्सपेक्टेड सेल ग्रोथ या ग्रोथ रेट इन सेल फॉर द नेक्स्ट पीरियड। सबसे पहले ये पता लगाएं, अगर करंट सेल आपकी 500 करोड़ है और कंपनी कह रही है 20% ग्रोथ आएगी, तो नई सेल की फिगर 600 करोड़ होगी, नॉर्मल बात। अब कहता है आप एसेट की ग्रोथ रिक्वायरमेंट पता करें, मतलब हमें अपनी सेल्स को 20% बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से एसेट्स में और पैसा डालना होगा। आइडेंटिफाई हाउ मच एडिशनल करंट एंड नॉन करंट एसेट आर नीडेड। बाय डिफॉल्ट एग्जाम में assumption ये होगी कि ये दोनों 20% बढ़ेंगे अगर सेल 20% बढ़ रही है। एसेट टिपिकली ग्रो प्रोपोर्शनेटली विद सेल, तभी मैंने ये भी लिख दिया कि एसेट सेल के साथ ही बढ़ता है। तो अगर आपका टोटल एसेट 300 करोड़ है, 20% की सेल बढ़ रही है, तो आपको एसेट 360 चाहिए होंगे, मतलब भाई साहब 360 माइनस 300, तो आपको इंक्रीज इन एसेट इतना चाहिए। सर क्या हम इसे सीधे भी ला सकते थे? यस सर ला सकते थे, 60 करोड़ का इंक्रीज इन एसेट चाहिए मुन्ना। एनालाइज स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटीज, ये वो लाइबिलिटीज हैं जो अपने आप ही बढ़ जाएंगी। छोटे व्यापार में छोट क्रेडिटर कम है, बड़ा व्यापार कर रहे हो क्रेडिटर ज्यादा होगा। सैलरीज आउटस्टैंडिंग छोटे व्यापार में कम, बड़े में जी आप बंदे ज्यादा रखोगे ज्यादा मतलब ये वाली चीज स्पॉन्टेनियस, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप से सपोर्ट देंगे। सम लाइबिलिटी इंक्रीज ऑटोमेटिकली विद सेल्स, लाइक ट्रेड पेबल एंड एक्रूवल्स। सपोज अभी आपके जब सेल्स पुरानी है तो 100 करोड़ का पेबल है, ट्रेड वाला 300 करोड़ का एसेट है, 100 करोड़ का पेबल है, तो अब यहाँ से भी 20% बढ़त आएगी, तो ये देखो 60 करोड़ हमने निकाला था, 20 करोड़ की मदद तो यहाँ से आ ही गई है। अब भाई आगे प्रॉफिट की भी बात करें, रिटेन्ड अर्निंग्स तभी आएंगी। क्या था, नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड। सपोज मार्जिन 10% है, 600 करोड़ की हम सेल करने वाले हैं, पूरी सेल देखनी है यहाँ पे, ध्यान रखना 600 करोड़ की, किसी को समझ ना आया हो दोबारा बैक कर लो।
500 करोड़ की सेल पहले, 20% बढ़त के साथ 600 करोड़ की सेल आप करने वाले हैं। 10% के हिसाब से 60 करोड़ का मुनाफा आप करेंगे। इसमें 40% डिविडेंड में, मतलब पे आउट परसेंटेज ऑफ डिविडेंड नहीं, पे आउट रेशियो 60 में से 40% में बांट दूंगा। 60 में से 40% बांट दूंगा, मेरे पास 36 करोड़ बचेगा। सर देखो, 60 करोड़ मेरे को फंड चाहिए था एसेट्स के लिए, 20 तो लाइबिलिटी ने मदद कर दी थी, 40 बचा था, 36 मेरे रिटेन अर्निंग से आ रहे हैं। तो सर मेरे को एक्सटर्नल फंडिंग तो बहुत थोड़ी चाहिए। यस, दिस इज योर EFR, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स। 4 करोड़। तो भाई ये इतना आसान है। अब हमारे पास जी देखो कुछ ऐजे भी फोन आए, कहते सर हम ना इंटर आपके वहाँ पढ़े थे, फाइनल में थोड़ा ना इधर उधर हो गया, अब छोड़ो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। कहते सर एक ना नया टॉपिक आया है, उस पर हमें वीडियो तो मिली है, मतलब जहाँ भी उनकी सोर्सेज होंगी, कहते सर क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो मॉड्यूल वाले में से जबरदस्ती समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं बन रही, तो क्या आप वीडियो बना देंगे? मैं कहा बेटा हम तो हमेशा आपके लिए हैं, आप चाहे हो चाहे ना हो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमें बच्चे सारे प्यारे हैं, जहां मर्जी से पढ़े हों, क्लैरिटी से पढ़ो यार, हमेशा कहता हूँ। तो 4 करोड़ का जो EFR है वो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। तो ये एक छोटा मैंने एग्जाम्पल तैयार किया ताकि उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप स्ट्रांग हो जाए, जैसे कि हम इंटर में करते थे। हाउ टू फंड EFR, मैं थोड़े कॉन्सेप्ट भी लिखवा दें। डेट फाइनेंसिंग हो सकती है, मतलब इस गैप के लिए डेट भी लाया जा सकता है, इक्विटी फाइनेंसिंग भी हो सकती है, कन्वर्टेबल्स भी जा सकते हैं। फिर थोड़ा इन्फी पे आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस करके दिया, ये PDF मंगवा के आप जरूर पढ़ें। फिर हमने कहा कि चलो यार अभी भी एक आधी कोई बेसिक EFR प्रॉब्लम भी दे देते हैं इस PDF के जरिए, क्या पता किसी MCQ में काम आ जाए, उतना बड़ा सवाल ना आए। करंट सेल है जी बिजनेस की 500 करोड़, सेल ग्रोथ 20% है, करंट एसेट इतने हैं, स्पॉन्टेनियस जो लाइबिलिटी है करंट में इतनी है। फिर भाई ये इनका है नेट प्रॉफिट मार्जिन, फिर उसके बाद है जी आपका डिविडेंड पे आउट। तो सबसे पहले तो जी फ्यूचर की सेल्स आ गई, वही एसेट वाली बात, इसको ऑलमोस्ट वही चीज़ है जी जो वहाँ परोसा हुआ है, थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके लिख दिया वहाँ और यहाँ पे। 20 करोड़ की आपकी लाइबिलिटी आ गई है। फिर जी वही प्रॉफिट्स निकाले गए हैं कि 60 करोड़ के प्रॉफिट होंगे, रिटेन्ड अर्निंग इतनी हो जाएंगी, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 4 करोड़ आपको चाहिए। वही चीज़ है जी, थोड़ा उसको और स्टैंडर्डाइज करके लिख दिया, और कोई बात नहीं। इसके बाद जी एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है कि स्ट्रिक्ट डेट इक्विटी रेशियो भी है 1:1 की। 250 करोड़ ये डेट है, ये करंट सेल्स हैं, इतने एसेट लगे हुए हैं, स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी इतनी है। तो भाई साहब अब आपने पहले स्टेप पे ये देखा जी कि आपका जो ग्रोथ रेट है सर 25%, तो सेल आपकी 800 करोड़ है, 25% बढ़ा दिया, 1000 करोड़ की सेल आप करने वाले हैं। अब एसेट 600 करोड़ के हैं, 25% बढ़ेंगे, 150 करोड़ के एसेट और चाहिए। कॉन्टिन्यूस लाइबिलिटी बैठी है 180 पे, 25% बढ़ेगी, 45 करोड़ तो यहाँ से आ गया। प्रॉफिट कमाऊंगा इस 1000 करोड़ की सेल पे, आजो 12%, इतना प्रॉफिट कमाया, आधा बांटूंगा आधा रख लूंगा। तो यहाँ से दिखने लग गया कि क्या चाहिए होगा, देख लो, 150 करोड़ में से 45 और 60 ये माइनस कर दिए, तो 45 करोड़ चाहिए होगा। डेट इक्विटी रेशियो अगर 1:1 रखनी है तो इतने इतने में उठा लेना, तो ये भी भाई कर लेना, कहीं काम कुम आ जाए। बाकी फिर ICI क्वेश्चन, पहले सर ICI क्वेश्चन का ICI आंसर, फिर अपनी बातें अच्छी लगती हैं। हाँ जी, बैलेंस शीट ऑफ मेसर सन्ड्री लिमिटेड ICI क्वेश्चन जी, ये मई 25 का जो नया एडिशन आया उसमें अवेलेबल है, 1.13 पेज है, नहीं भी है तो डाउनलोड कर लें PDF, चल जाएगा आपका काम। क्वेश्चन को रीड करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ दी सन्ड्री लिमिटेड इज एज अंडर। 14,000 के एसेट, ये तो भाई चलो, ये तो बैंक से है, उधारी, ये लोन्स हैं, तो हम स्पॉन्टेनियस तो ही नहीं कह सकते। पेबल्स एंड प्रोविजंस, इन पे नजर रखनी जरूरी। सेल कहता है जी अभी 6,000 लाख की थी, 20% बढ़ने वाली है, प्रॉफिट मार्जिन है, डिविडेंड पे आउट है, पे आउट 50 तो 50 रिटेन्ड। कंपनी desired that during the current year sale to short term loan and payable should be 4:3, मतलब 4/3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। रेशियो ऑफ फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.5, ऐसा भी है। फिर डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 1.5। कहता मेरे को EFR बता दो, एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट है कितना। तो सर अगर इसे अपने अकॉर्डिंग देखें तो आप ये कहोगे कि सर देखो 6,000 की सेल है, ये वाली सेल, अब ये 20% बढ़ने वाली, तो आपका इंक्रीज इन सेल तो ऐसे आ जाएगा 20% करते ही,
वो आएगा जी 1200। बाकी अब आईसीआई क्या करता है वो सब देखेंगे, आपका कोई टेंशन ना लेना। फिर आप कहोगे इंक्रीज इन एसेट 14,000 रुपये लगा दें सर, हाँ 20%, हाँ बेटा बाय डिफॉल्ट तो सारे ही बढ़ाने 2800। फिर वो स्पॉन्टेनियस वाले पे चले जाओगे, वहां आप कहोगे देखो जी 2000 का 20% ये भी बढ़ ही जाएंगे, तो ये 400 बढ़ जाएगा, ऐसे गैप 2400 बनेगा। फिर आप कहोगे जी आज जी रिटेन्ड अर्निंग भी पता करते हैं, फिर वो ऐसे होगा, नई सेल उठा लेना मुन्ना, 7200 लाख की सेल, ये सेल बढ़ने के बाद इसमें तेरा प्रॉफिट मार्जिन मुन्ना 4%, फिर उसमें 50% तू बांटेगा, 50% तू रखेगा, तो ये तेरा इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा। अगर एक बार कैलकुलेटर भाई को बुला ही लें और कुछ गलत गुलत हो गया तो कहानी इधर उधर हो जाएगी। तो सर अभी ये लग रहा है कि 2800 के एसेट बढ़ने हैं, 400 वहां से आ जाएगा, 144 ये सपोर्ट आ जाएगी। तो भाई ये माइनस माइनस करके 400 में से 144 ही हटा रहे हैं भाई साहब, 256 आ रहा है अभी तो। अभी देखते हैं आईसीआई क्या करता है। ये 256 नहीं, 2256, सॉरी यार, 2800 माइनस 400 माइनस 144, 2256 कहना चाहिए, मैं 400 और यही कर गया था, सॉरी। 2256। अब इन्होंने पूछा कि एक तो ये बताओ और कितना पैसा कहाँ से आएगा, थोड़ा ये भी बताओ यार, पहले तो हम इस पे पक्का कर दें। 2256 तो सर आ गया, ये लो सर, इतना आसान। बेले यार तुम कंफ्यूज हो रहे हो, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इंक्रीज इन सेल देख लिया, एसेट बढ़ा दिए, स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी कितनी बढ़ रही है वो बढ़ा दिए, फिर उसके बाद जी जो कमाओगे क्या रख पाओगे, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी, माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स, यार बस इतनी सी बात है। अब आईसीआई का तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, मैंने अपना तरीका दे दिया। मैंने इसको भी ऐसे करने की कोशिश की थी यार, थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने की। ये देखें थोड़ा इसमें आते हैं, आईसीआई क्वेश्चन ही है, देख रहे, हाँ जी हाँ जी। तो ये दिखाया कि ये सेल रहेगी, इंक्रीज इन एसेट में दिखाया कि भाई इतने एसेट रहेंगे, नए टोटल एसेट इतने होंगे, ऐसे देखने में समझने में भी आसान लगता। अब स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी कितनी बढ़ेगी वो दिखाया, फिर उसके बाद कहा कि भाई देखो इतनी सेल में इतना कमा लोगे, इसमें से इतना बांट भी तो भी इतना बचेगा, तो एक्सटर्नल फंडिंग तो तेरी आ गई मुन्ना 2256। अब आईसीआई और फिर आपके कहीं से डाउट भी क्रिएट कर रहे हैं लोग, भाई वो पता नहीं इसी को इधर उधर कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा ध्यान से हैं। ऐसा वैसे इसमें कोई करना ही नहीं वाला, सारे जेन्युइन बंदे हैं। मैं अब इसमें अगर जाऊं कि आपको सर ये भी समझाओ तो कोई नहीं, समझा लेते हैं, इसमें क्या है। ये सेल आ गई नए वाली, ये प्रॉफिट आ गया, इतना बांट दिया, ये रिटेन्ड अर्निंग निकाल ली इन्होंने पहले। फिर ये होशियारी लाल पूरे होते हैं, ये क्या करते हैं कि पहले के एसेट में से स्पॉन्टेनियस वो माइनस कर देते हैं लायबिलिटी, सॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल टाइप तो नहीं कह सकते क्योंकि एसेट टोटल है, बट सॉर्ट ऑफ की जो इंक्रीज करना है ना वो ले आते हैं। ये 12,000 रुपये 20% लगा देते हैं, कहते हैं बेटा 2400 चाहिए। हम 2400 में थोड़े अलग अंदाज पे पहुंचते हैं, हम कहते हैं 14,000 का 20% करो, इतना एसेट्स में और लगना है, इतना स्पॉन्टेनियस वाले सपोर्ट दे देंगे, तो 2800 माइनस 400 ज्यादा लॉजिकल लगता है। मेरे वाली पीडीएफ चेक करना, मजा आ जाएगा। फिर ये कहते हैं कि बेटा 2400 चाहिए और 144 है, तो 2256 करवा लो। बात तो सर वही है, बात वही है, कोई गलत नहीं है महाराज जी, ये आंसर भी सही है। पर नया नया टॉपिक है, क्वेश्चन आने यार, क्या रट्टे मार रहे हो, जो नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लो यार, बंदे बन के, सीधी सी जो बात है। ठीक है जी। अब उसके बाद जी जो आगे का काम है वो यहाँ से देखते हैं, ये क्या पूछते हैं। सर इन्होंने कहा है कि आप शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म फंड और इश्यू ऑफ इक्विटी से कितना कितना पैसा लाओगे। तो इंस्टीट्यूट ने आपको कुछ यहाँ इस क्वेश्चन की तरफ दोबारा लेके गए हैं, कह रहे सेल टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल 4/3 तक जा सकता है, फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म 1.5 तक जा सकता है, डेट इक्विटी भी 1.5 है। पहले तो उन्होंने ये सारी बातें लिख दी हैं, ये पैरामीटर्स लिख दिए गए हैं। अब इंस्टीट्यूट अपने अकॉर्डिंग लगा हुआ, कह रहा है बेटा देखो पहले मैं शॉर्ट टर्म लोन और ये वाला चेक कराता हूँ। अब सर इन्होंने लिखा है कि न्यू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल इज 5400, एग्जिस्टिंग इतना, और इन्होंने ये इसमें कह दिया कि नील है। चलो यार अपने अकॉर्डिंग देखो यार तुम कैसे करते। देखो आप ये देख रहे हैं कि सेल टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल शुड बी इन द रेशियो 4:3, ऐसा कह रहे हैं। तो अगर इसको आप थोड़ा सा आराम से करें, जैसे मैंने यहाँ करने की कोशिश की, कि ये कहना चाहता है कि सेल डिवाइड बाय शॉर्ट टर्म पेबल, शॉर्ट टर्म लोन प्लस पेबल। सेल तो मेरे को पता है कि मेरी 7200 की है। अब ये, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज सेल अपॉन दिस शुड बी, रेशियो बेटा एक बार पढ़ लूँ मैं, शुड बी 4:3। हाँ जी, सेल्स आर ऊपर है, यस।
यही लिखे रहने देते हैं 4:3। फिर वही बातें कि सर एक्स निकालना है, 7200 इधर हो गया, ये आ गया जी 4/3 एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 5400। आ गई बात, मतलब आपने ये पता कर लिया कि भाई ये चीज कितनी हो सकती है। सेल अपॉन शॉर्ट टर्म लोन प्लस पेबल शुड बी 4/3। अब मैं यहाँ लिखने को ये लिख देता कि इसमें से पेबल पता है मेरे को, क्योंकि मेरे पेबल पहले 2000 होते थे एक्सपेंशन के साथ स्पॉन्टेनियस। चलो कोई नहीं यार, क्या जरूरत है, आराम से 5400 आ गया। अब बंदा कहे कि भाई 2400 के तो नए पेबल है ही हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन यहाँ 3000 हो सकता। आप जी शॉर्ट टर्म लोन पहले ही 3000 के ले बैठे हो, तो लोन तो लिया नहीं जा सकता शॉर्ट टर्म वाला, और ईएफआर को पूरा करने के लिए। स्लो स्पीड पे दोबारा क्वेश्चन कह रहा है कि सेल अपॉन शॉर्ट टर्म लोन प्लस पेबल 4/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेल हमें पता है, ये हमने एक्स रख लिया। इस एक्स ने हमें बताया कि इन दोनों का जोड़ 5400 हो सकता है, आउट ऑफ विच ये स्पॉन्टेनियस वाले 2400 हैं। तो लोन को कमोडेट करने के लिए 3000 बचा। अब 3000 का शॉर्ट टर्म लोन ऑलरेडी है, या फिर और लोन कैसे लिया जा सकता है। ये हमारा कंक्लूजन है। अब आईसीआई किस तरह करता है वो आप देख लो। सर इन्होंने भी पहले उस 7200 की सेल पे वो समझ गए हो ना, घुमा दिया है, तो निकाला कि 5400 होगा। फिर इन्होंने भी आपको दिखाया कि देखो लाइबिलिटी बढ़ गई है, लोन 3000 ऑलरेडी है, तो आप शॉर्ट टर्म फंड से या शॉर्ट टर्म लोन से तो ईएफआर के लिए हाथ ना जोड़ें, वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी अपर लिमिट को टच कर गए हैं। फिर आई अगली बात, जहां कहा गया फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म 1.5। पहले आईसीआई देख लें। नया फिक्स एसेट कहते हैं जी 7200 होगा। अच्छा जी, ये फिक्स एसेट 6000 है, 20% ग्रो कर गया, वी एग्री कि 7200 होगा। अब फिक्स एसेट का लॉन्ग टर्म लोन पे जो रेशियो है वो दिया हुआ है आपको, तो वहां से आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई लॉन्ग टर्म लोन, देखो ना आप ऐसे कह रहे हो फिक्स एसेट अपॉन दिस लोन, भी क्या नॉर्म है यार, मेरे को नॉर्म नहीं याद आ रही, क्या कह रहा था, 1.5 होना चाहिए। तो आपने यहाँ 1.5 डाला है, ये 7200 पड़ा है, लोन आपके सामने आ गया 4800। अब आपके पास सर लोन ऑलरेडी है, यस सर है, थोड़ा लोन तो है मेरे पे। कितना थोड़ा है, 4000। 4000 का लोन है, 4800 तक आप ले सकते हो, तो यहाँ से तो 800 रुपये बड़े प्यार से आ गए। 800 लाख। क्या सर आपने भी इसमें कुछ बनाया है? सर इसमें हमारे वाले में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो अब आप वैसे भी समझ गए। देखो आईसीआई शुरू शुरू में कंफ्यूजिंग लगता, बाद में वो यारी दोस्ती हो जाती है। फिक्स एसेट टू लोन ये होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई ये देखो जी 4800 है, अभी तो आपके पास जी 4000 ही है, तो 800 उठा लो। ना सर बहुत अच्छी बात है। अब सर लास्ट वाला आता है इक्विटी की तरफ। यहाँ ना मैं आपको आईसीआई दिखाता हूँ क्या करता है। आईसीआई कहता है देख शॉर्ट टर्म लोन हमारे को पैसे नहीं दे रहा, लॉन्ग टर्म से हम 800 ही उठा सकते हैं, तो अमाउंट टू बी रेज फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज, तो ईएफआर तो इतना था, एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड तो इतना था, शॉर्ट टर्म लोन से कोई मदद आई नहीं, लॉन्ग टर्म से इतनी आई, तो बाकी बस इक्विटी से होगा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि डेट इक्विटी रेशियो नहीं यार तुम चेक करवा रहे, तो यार डेट इक्विटी रेशियो भी तो चेक करवा दो मुन्ना। अब जब ये क्वेश्चन पहले रहा है घूम फिर के इधर उधर, वैल्यूएशन में एक आधे क्वेश्चन में ऐसा करवा देते थे बेटा ये, तब ये डेट इक्विटी रेशियो रूशो पे ऑब्जेक्शन थोड़े होते थे, तब भी कि यार इसको भी एक्स उक्स लेके नहीं करना चाहिए था। अब इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया है जैसे आपके सामने पेपर में यही करना। हाँ डेट इक्विटी रेशियो जहां एंड हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला मेथड भी होना है, उसके बाद चेक जरूर करवाई गई है आपको। ये दिखाया गया कि मुन्ना देखो 4000 का लोन था तुम्हारे पे, 800 तुमने और ले लिया, लॉन्ग टर्म डेट पे ही कंप्यूट हो रही है बेटा ये। ध्यान होगा आपको, अभी अभी 4000 की बातें चल रही थी। नहीं याद है तो बच्चे को यहाँ से सर याद करा दो सर, यस। अब नीचे की इक्विटी भी सर फटाफट से समझा दो। सर ये इक्विटी है आपकी, ये आपका और इक्विटी कैपिटल आया है, ये रिजर्व्स हैं पुराने, ये नई रिटेन्ड अर्निंग है। चेक करना चाहते हैं, मैंने एक फाइल और बना लेता हूँ, यहाँ पे बार बार रोटेट करने का फायदा नहीं है। 3000 की ये कैपिटल है, 2000 के पुराने रिजर्व है। देखना जरा, 3000 2000 समझ आया। 1456 आपने नई इक्विटी इशू करा दी, ये आपका 144 का नया रिटेन्ड अर्निंग है। भाई साहब ने तो दिखा दिया कि ईयर एंड पे आपकी ਜਿਹੜੀ डेट इक्विटी रेशियो है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही होगी। इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, जो एक्स उक्स लेके करो वो ना करना यार, अभी इनको बनाने दो टॉपिक को थोड़ा, एक दो अटेम्प्ट और यही रखना।
हाँ जी, दोबारा बैक टू द टॉपिक सर। 2800 की हमारी जी फंड्स चाहिए थे एसेट्स को सपोर्ट करने के लिए। 400 तो स्पॉन्टेनियस से आ गया था। 2400 का गैप बना था, 2400 का गैप बना था। 144 हमें रिटेन्ड अर्निंग ने हेल्प दे दी थी, हमें 2256 चाहिए था। पहले हम शॉर्ट टर्म लोन के बाद पैसे मांगने गए, वो भाग जा यहाँ से, भाग जा, फुल हूँ मैं ऑलरेडी। लॉन्ग टर्म लोन के पास गए, उसने कहा जी 800 होगा। बाकी हमने इक्विटी पे डाल दिया, भाई अब तू ही लाएगा। तो ये इसका एनालिटिकल अप्रोच है। नाउ वन मोर अप्रोच इज गिवन इन द मॉड्यूल, जो ये कहते हैं जी फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। शुक्र है आईसीए ने अकेला ये नहीं दिया, बहुत मुश्किल हो जाता। फिर आपको लोग यार ये तो रट्टा ही है, ये तो क्या ही है। सर यहाँ इन्होंने ऐसे टी ए अपॉन सेल इंटू चेंज इन सेल, फिर पेबल लाइबिलिटी अपॉन सेल इंटू चेंज इन सेल, जिसमें चेंज इन सेल कॉमन भी लिया जा सकता है। फिर पता नहीं क्या 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 दिया हुआ है। सर डेल्टा एस एस चेंज इन सेल, S1 इज द रिवाइज सेल, एम आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होगा, डी आपका जी डिविडेंड पे आउट होगा। सर यही चीजें हैं जो आपने यूज करके डायरेक्टली ईएफआर पे पहुंच जाना। जाओ दिखाता हूँ तुम्हें फॉर्मूले में आईसीआई कैसे। ये देखें सर, ये इज द टोटल एसेट, ये 14,000। एस इज द करंट सेल, ठीक है 6,000। पेबल एंड प्रोविजन करंट वाले 2,000, नीचे करंट सेल 6,000। इसको इन्होंने चेंज इन सेल से मल्टीप्लाई किया, चेंज इन सेल 1200 से। मैं यहाँ तक रोकता हूँ आपको। सर ये ना ऐसा हो रहा है कि 14,000 माइनस 2,000, इतना 6,000 के पीछे एसेट माइनस स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी लगा हुआ। अब 1200 जो और होना है उसमें कितना लगेगा? सर वही बात है, वो करो। ये 12,000 हो गया 6,000 की सेल के पीछे, है जी। अब सेल 20% बढ़ रही है, तो 12,000 का 20% कर दो, तो ये 2,400 आ गया। सर ये तो फिर इंक्रीज इन एसेट माइनस इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी, यस। इतना काम आपका यहां से हो गया, इंक्रीज इन एसेट माइनस इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस लाइबिलिटी, यहां तक हो गया जी। तो जब आप पूरा पूरा भी करते भाई, तो ये 14,000 का 20% 2,800 लिखवाया जाता। फिर इस 2,000 का नीचे ये देख लो, ये 6, मैं 1200 डिवाइड बाई 6,000 से 20% बोल रहा हूँ बार बार। ये 400 लिखवाया जाता, 2,400 लिखवाया जाता। अब सर ये क्या है? सर ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग है। सर आपकी नई सेल, ये देखना, दर्शन करना, प्रोजेक्टेड सेल 7,400, उसमें प्रॉफिट मार्जिन, फिर उस पे जी 50% की रिटेंशन, तो 2,400 तक पहुंचे। माइनस जी 144 विच यू हैव इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रेस्ट इज योर ई एफ आर। ओहो, ऐसे फॉर्मूले बेटा हमने तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले नहीं छोड़े, ये क्या कर लेगा। ठीक है जी, तो ये तो कुछ भी नहीं है जी। फिर अब ये यहाँ पे भी शुरू हो गए, कहते लो भी इसको अगर हम दोबारा ऐसे एक्स उक्स लेके, वो जो मैंने तुम्हें करके दिखाया हुआ अब हो चुका, भाई मेरे से ना उम्मीद रखना कि मैं दोबारा करूंगा इसे। ये सब हो चुका है सर। फिर उसके बाद आप इस पे आते हैं, फिर आपको पता है लोगों ने जी वो पीछे पड़ जाना है, वो डेट इक्विटी रेशियो नहीं चेक कराई। वो चेक कराने का एक और स्टाइल हो सकता था, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। फिर ऐसे ही आपको ये तो फिर गलत हो गया, ये हो गया। तो भाई दिस इज द एक्सप्लेनेशन। होपफुली जो आपको दिक्कतें आ रही हैं इसके बाद नहीं आएंगी, और आप अच्छे से पेपर में निपटाए होगे। ऑल दी बेस्ट, डू वेल, डन।